नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, कई लोगों की रिक्वेस्ट थी और काफ़ी कमेंट्स के बाद आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज में हम जो है यकृत, मानव यकृत, मानव हृदय, DNA, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ऐसी बहुत सारे जो है ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिवर, यकृत, मानव यकृत। जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर में मुख्य 3 पाचक ग्रंथियां हैं, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। 3 मुख्य पाचक ग्रंथियों में जो पहला हमारा है वो है लार ग्रंथियां, दूसरा है यकृत और तीसरा है अग्न्याशय। तो यकृत का टॉपिक मैं लेकर आया हूं। इसके बाद मैं अग्न्याशय के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के। यकृत के विषय में जो चीज़ें लिखी हैं वो तो लिखी हैं, इसके अतिरिक्त भी आपको हम बहुत कुछ बताएंगे। तो पहले ध्यान से इस चित्र को देखिएगा। इस चित्र के बारे में पहले हम समझेंगे। यकृत 2 पिंडकों से मिलकर बना होता है। कितने पिंडक? 2। जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि 2 पिंडक में इस बड़े वाले पिंडक को हम दाया पिंडक कहते हैं और ये छोटा वाला जो पिंडक इसे बायां पिंडक कहते हैं। जी हाँ, बड़े वाले पिंडक को दायां पिंडक और छोटे वाले पिंडक को बायां पिंडक कहा जाता है। और ये जो नली समान संरचना आती है इसको हम कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। जैसा कि ग्रहणी है ये, और ये जो पत्ती समान संरचना है पेड़ों की, ये हमारा है दूसरी हमारी पाचन ग्रंथि जिसे हम कहते हैं अग्न्याशय। हालांकि इसके बारे में अभी हमें उतना नहीं डिस्कस करना है, इसके बारे में हम विस्तृत एक वीडियो बनाएंगे। ये हमारा अग्न्याशय है, ये हमारी ग्रहणी है, और ये जो थैली नुमा संरचना है दोस्त, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। तो पित्ताशय हमारा यकृत और हमारा पित्ताशय, यही 2 पॉइंट यहाँ पर बहुत डीपली हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। हमारा यकृत और हमारा पित्ताशय, ठीक है। इसे हम बाइल ग्लैंडर कहते हैं। तो लिवर की बात करें तो पित्ताशय हमारा यह है जिसको हम बाइल ग्लैंडर मैंने अभी बताया, और इससे जो है पित्ताशय से निकलता है पित्तरस, जो कि पित्त नली के द्वारा जो है पहुंचता है कहाँ पर? ग्रहणी में। तो चलिए इसकी कहानी भी समझाएंगे आपको, बताएंगे भी कैसे होता है। बस बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। तो शुरू करते हैं। कह रहा कि यकृत जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, ये कंपटीशन और कह सकते हैं कि जीके का भी प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका जवाब आएगा यकृत। ठीक है दोस्त, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत है। यह चॉकलेटी या गहरे भूरे रंग की ठोस ठोस स्पंजी होती है। चॉकलेटी या भूरे गहरे रंग की क्या होती है? स्पंजी सी संरचना होती है हमारी यकृत, जो उदर गुहा और डायाफ्राम के ठीक नीचे तथा अमाशय के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसका स्थान बता रहा है, जैसे डायाफ्राम वह स्थान कहलाता है जहाँ पे हमारे पसलियाँ यानी फेफड़ों की पसलियाँ खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे मान लीजिए पसलियाँ खत्म हो रही हैं और यहाँ पे हमारा जो है क्या है, यहाँ पे हमारा अमाशय है और इसके बीच में क्या है, ये इस साइड होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। डायाफ्राम मैंने बताया हिंदी में तंतुपट कहते हैं, और डायाफ्राम वह स्थान है जहाँ पर जा करके हमारे
फेफड़े की जो पसलियां हैं वो जहाँ पे ख़त्म होती हैं वहीं पर सीधे जो है उसी के जस्ट नीचे जो हमारा यकृत है और यकृत के नीचे हमारा आमाशय है। ठीक है। मनुष्य के यकृत की 3 पालियां होती। कितनी पालियां होती हैं? 3 पालियां। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऊतकीय संरचना में यकृत प्रत्येक पाली छोटे छोटे पिंडकों से बनी होती है। छोटे छोटे लॉब्स यानी पिंडकों से होकर बनी होती है। संयोजी ऊतक परत पृथक होती है, लिम्फन संपुट कहते हैं। यानी ये जिससे जो है यह क्या होती है, यकृत जो है 2 भागों में 3 भागों में बढ़ जाती है। इस भाग को बांटने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ग्लिंसन संपुट कहते हैं। यानी बांटने वाले भाग को यकृत से 2 से 3 भागों में बांटने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ग्लिंसन संपुट कहते हैं। ठीक है ना? ग्लिंसन संपुट कहते हैं। तो करा कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है जब तक कि जो भी हमने बताया वह जो है यकृत है। इसकी जो संरचना होती है चॉकलेटी या भूरे रंग की ठोस स्पंजी संरचना है। यह हमारे पसलियां जहाँ पे ख़त्म होती हैं फेफड़े की उसके जस्ट नीचे और आमाशय के जस्ट ऊपर क्या होती हैं, इनका स्थान स्थित है। आमाशय इनमें 3 पालियां हैं। ऊतकीय यकृत पाली छोटे छोटे पिंडकों से बटी है और जो इन पिंडकों परतों को पृथक करते हैं उसे ग्लिम्फस संपुट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है ग्लिम्फस संपुट के लिए, और अगर देखा जाए तो ये ग्लिम्फस संपुट है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पाचन के दृष्टिकोण से। पाचन जब हमारे आमाशय से आता है ग्रहणी में, तो यहाँ पर जो है ग्रहणी में जब अर्ध पचा हुआ भोजन या अधिक पचा हुआ भोजन रहता है, क्योंकि आमाशय में भोजन का लगभग 1/3 भाग पच चुका होता है। जो कुछ अर्ध पचा भोजन है वो ग्रहणी में आके रुक जाता है, और जब ग्रहणी में होता है तो यकृत की दीवारों से पित्तरस निकलता है जो जाकर पित्ताशय में भर जाता है। तो यकृत की दीवारों से पित्तरस निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। यकृत की दीवारों से पित्तरस निकलता है जो जाके कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय एक नली द्वारा जाके खुल जाता है, कहाँ पर? ग्रहणी में। देखिए यहाँ पे लिखा है पित्त नली। क्या लिखा है? पित्त नली। यानी पित्ताशय एक नली द्वारा जाके ग्रहणी में खुल जाता है और ग्रहणी में जो है भोजन में पित्तरस मिल जाता है। अग्न्याशय की नलियां भी जाकर ग्रहणी में खुलती है तो अग्न्याशयी रस भोजन में मिल जाता है। अब पित्तरस कोई विशेष या किसी विशेष प्रकार का कोई पाचक नहीं है, पाचक रस नहीं, यानी ये भोजन को पचाने में बहुत अधिक सहायता नहीं करता है, लेकिन हाँ इसके बगैर भोजन ढंग से पचेगा भी नहीं। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आगे यकृत पाली चलिए यकृत पाली यकृत कोशिकाओं से बनी होती है। यकृत की जो पालियां 3 पालियां बताया गया वो यकृत की कोशिकाओं से क्या होती हैं? बनी होती। यकृत कोशिकाओं से पित्तरस स्रावित होता है। अभी मैंने बताया आपको इन यकृत कोशिकाओं से कौन सा रस मिलता है? हमें पित्तरस मिलता है। ठीक है ना? पित्तरस मिलता है जो पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। यहाँ पे पित्तरस बनता है और पित्ताशय में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। ठीक है। भोजन के पाचन के समय पित्ताशय से पित्त वाहिनी से होते हुए अंतःग्रहणी से में गिरता है। भोजन के पाचन के समय देखिए पित्त वाहिनी है, इसके माध्यम से जाकर के कहाँ गिर जाएगा? ग्रहणी में। ग्रहणी में गिरता है। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि इस पित्त रस में किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, और अगर इसमें पाचक एंजाइम नहीं है तो यह भोजन को पचाने में भी मुख्य रूप से कार्य नहीं करता है। फिर भी यह भोजन के पाचन की निर्णायक भूमिका अदा करता है, अर्थात फिर भी यह भोजन को पचाने में क्या होता है? सहायक होता है। मतलब कि पित्ताशय जो है किसी प्रकार का पित्ताशय के अंदर किसी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचा सकें, फिर भी यह जो है क्या करता है? भोजन के पाचन में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। कौन? पित्ताशय। और पित्ताशय का निर्माण कहाँ पर होता है?
यकृत की कोशिकाएं करती हैं। यकृत में आपको पता चल गया 2 पिंडक हैं, एक होता है बायां पिंडक जो कि छोटा होता है, और एक होता है दायां पिंडक जो कि क्या होता है, बड़ा। ये है बायां पिंडक और ये है छोटा पिंडक, सॉरी बड़ा पिंडक, जिसको हम दायां पिंडक कहते हैं। ये दोनों जिससे बटे होते हैं उसे हम ग्लिंसन संपुट कहते हैं। हमारा अग्न्याशय, जिसके बारे में मैंने कहा अभी, यह भी एक प्रकार का जो है पाचक ग्रंथि है। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है विस्तृत वीडियो में चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। यकृत के कार्य, ये आता है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट है। यकृत के कार्य हाई स्कूल और 12वीं दोनों के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं। यकृत के कार्य में कह रहा कि यकृत के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। यकृत की कोशिकाएं पित्तरस का स्राव करती हैं। यानी अभी मैंने बताया कि पित्तरस जो है कहाँ बनता है, यकृत में, यकृत की कोशिकाओं में, और जाके इकट्ठा हो जाता है पित्ताशय में। लेकिन कह रहा कि यकृत की कोशिकाएं पित्तरस का स्राव करती हैं, अर्थात पित्तरस जो है यकृत में बनता है, और जो है यकृत में बनने के बाद जो है कहाँ पर चला जाता है, यकृत में बनने के बाद यह जो है पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। तो यकृत की कोशिकाएं पित्तरस का स्राव करती हैं, ये कहना बिल्कुल सही है। और कह रहा कि यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में संचित कर लेती हैं, और इस क्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप तैयार करिएगा, रखिएगा। कह रहा कि देखिएगा, एक ह्यूमन के शरीर में शुगर का भी होना बहुत जरूरी है। किसका? शुगर। अगर शुगर उसके शरीर में नहीं रहेगा, उसके रक्त में शुगर की मात्रा नहीं रहेगी, तो भी उसके स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा नहीं है। तो मान लीजिए कभी किसी दिन मैंने कहा आपने अधिक मीठा खा लिया। जब आपने अधिक मीठा खा लिया तो आपके शरीर में शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो यकृत क्या करता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को, अतिरिक्त शर्करा को, अतिरिक्त मीठेपन को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लाइकोजन में बदल कर अपने पास रख लेता है। तो आपके ब्लड में जो है मीठे यानी शर्करा की मात्रा ज़्यादा नहीं रहती है, मेंटेन रखता है। और जब कभी आप मीठा नहीं खाते हो तो क्या होता है कि यह जो आपके शरीर में जब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की कमी होती है, तुरंत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर, शर्करा में बदलकर आपके रक्त में छोड़ देता है। यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलते रहने का काम यकृत करता है। सब मिला जुला के अगर कहा जाए तो शुगर की मात्रा को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर ऐसा ना करे तो शरीर में डायबिटीज, मधुमेह या शुगर नामक बीमारी हो जाती है, जैसा इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य ये भी है यकृत के द्वारा। और भी इसके कार्य हैं, जरा उसको भी जान लेते हैं। चलिए, कह रहा कि यह विटामिन ए के निर्माण में भूमिका अदा करता है। मतलब कि यकृत हमारा जो है विटामिन ए की, यकृत की कोशिकाओं में विटामिन ए का भी निर्माण होता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यकृत की कोशिकाओं में विटामिन ए का निर्माण होता है, विटामिन ए बनती है। यूरिया निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरिया निर्माण, यूरिया आपके शरीर के लिए अत्यंत घातक है, लेकिन एक उत्सर्जक पदार्थ है, एक अपशिष्ट बेकार पदार्थ है, जो मूत्रवाहिनी द्वारा क्या किया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। और इसे शरीर से निष्कासित करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो है यूरिया का जो निर्माण यकृत करता है, फिर इसे भेज देता है हमारे वृक्क के पास, और वृक्क जो है इसे सही से क्या करता है, बाहर निकालता है। लेकिन यूरिया का निर्माण होना शरीर में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यूरिया का निर्माण नहीं होगा तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगर ये यूरिया का निर्माण कर रहा है, यूरिया एक अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है, जो शरीर के लिए घातक है, तो इसका मतलब शरीर को कहीं ना कहीं जो है क्या कर रहा है, अपशिष्ट पदार्थ को सही से बाहर निकालने का भी काम कर रहा है। तो आगे लिख दिया गया, यह एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूरिया निर्माण करता है, और अगर यूरिया का निर्माण कर रहा है तो यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसलिए यूरिया को सही से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यह एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करता है। आगे है, रक्त स्कंदन में 2 चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त। रक्त स्कंदन में 2 चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे। करा कि फाइब्रो, यहाँ पे
लिखा है फाइब्रिनोजन, रक्त स्कंदन में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, ये दोनों क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद रक्त निकलने लगता है, तो अगर छोटी मोटी चोट है तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, रक्त निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा आदि का क्या हो जाता है, एक लेयर सी बन जाती है। तो वही कह रहा कि जो हमारा यकृत होता है वह फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थों का क्या करता है, संश्लेषण करता है, स्राव करता है, जिसके द्वारा जो है रक्त का थक्का बनता है। ठीक है ना। तो रक्त स्कंदन में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन का निर्माण जो हमारा कौन करता है, यकृत करता है। पॉइंट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, हिपैरिन शब्द है, हिपैरिन, इसको याद रखिएगा। हिपैरिन कौन शब्द है, हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, मैं अभी बताता हूँ आपको। हिपैरिन का निर्माण करता है जिससे रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं जमता। यानी कि हमारी रक्त की वाहिनियों में टेम्परेचर चाहे जो भी हो, कितना भी टेम्परेचर माइनस में चला जाए या जैसे भी हो जाए, अधिक ठंडी आ जाए, अधिक गर्मी आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे नसों में रक्त नहीं जमता, बहता रहता है, नसों में रक्त चलता रहता है। इसका यही कारण है, हिपैरिन नामक जो पदार्थ है, हिपैरिन, वह जो है नसों में, हमारे वाहिनियों में, रक्त की वाहिनियों, धमनियों और शिराओं में रुधिर को नहीं जमने देता है या रुधिर का थक्का नहीं बनने देता है। अर्थात हमारी नसों में रक्त दौड़ता रहता है, नसों में रक्त कभी जम नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हिपैरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हिपैरिन नामक पदार्थ की उपस्थिति में रक्त कभी भी जो है वाहिनियों में थक्का नहीं बनाता। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका है, ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि कुप्फेर कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, कुप्फेर, कुप्फेर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती। कुप्फेर कोशिकाएं याद रखिएगा, ये कुप्फेर कोशिकाएं हैं। और अगर आपसे पूछे कि कुप्फेर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती, इनका क्या कार्य है, तो आप लिखिएगा यकृत में कुप्फेर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो शरीर में आने वाले हानिकारक जीवाणु व मृत निष्क्रिय आरबीसी कोशिकाओं को खा जाती हैं और खा के उनका भक्षण करती हैं। ठीक है ना, सही से मतलब एक प्रकार से कुप्फेर कोशिकाएं शरीर के लिए जो है रक्षात्मक कोशिका का कार्य करती हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों को सही से बाहर करने का या उन्हें समाप्त करने का कार्य करती हैं। सफाई कोशिका भी कह सकते हैं। करा कि यह यकृत की कुप्फेर कोशिकाएं जो भी है हानिकारक जीवाणुओं एवं मृत निष्क्रिय आरबीसी का भक्षण करके उन्हें क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो यकृत की कुप्फेर कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं एवं मृत निष्क्रिय आरबीसी, जो आरबीसी हमारी रेड ब्लड कार्पल्स जो मर जाती हैं, ऐसी कोशिकाओं को सही से निकालना अत्यंत आवश्यक होता है, उनका कुप्फेर कोशिकाएं भक्षण कर जाती हैं। और कुप्फेर कोशिकाएं, बड़े मजे की बात यह है कि हमारे कहाँ पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्त, यकृत में। तो जो भी पॉइंट्स आज मैंने यकृत के बारे में बताया, हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं चर्चा करके जा रहा हूँ, और इन सारे पॉइंट्स को यदि आपने याद रख लिया तो यकृत आपको कभी नहीं भूलेगा। यकृत एक मुख्य पाचक अंग भी है। जैसे यकृत अगर कभी डिस्टर्ब होता है तो भोजन का पाचन भी सही से नहीं हो पाता है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं यकृत के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे तो मैं नहीं गया, लेकिन आउटर स्ट्रक्चर पे जितनी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और सबसे लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।